स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अचानक होगा हमला, फिर लाशें गिनता रह जाएगा इजराइल। युद्ध के खतरे के बीच ईरानी मीडिया का बड़ा खुलासा। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी सरकार को दिक्कत है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बेतहाशा बढ़ गई। ओवैसी ने गिनाई बिल पर आपत्तियां, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, छात्राओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बुर्के पर से रोक हटाई, तिलक बिंदी पर भी उठाए सवाल। एक और बड़ी अपडेट से सड़कों पर उतरे किसान। गाजियाबाद और आगरा समेत कई शहरों पर ट्रैक्टर मार्च। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अचानक होगा हमला, फिर लाशें गिनता रह जाएगा इजराइल। युद्ध के खतरे के बीच ईरानी मीडिया का बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों, 4 महीने पहले इजराइल पर ईरानी हमले का जिक्र करते हुए अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में एक सवाल उठाया है कि क्या इजराइल अगले हमले के लिए तैयार है। इसी सवाल को अपना मुद्दा बनाते हुए ईरानी मीडिया ने इजराइल के एक बार फिर कमज़ोर और लाचार बताने की कोशिश की है। ईरानी मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस बार ईरान का हमला अचानक होगा और इतने बड़े पैमाने पर होगा इजराइल का आयरन डैम उसे संभाल नहीं पाएगा। ईरानी मीडिया ने लिखा है कि अमेरिका भी सपोर्ट मिल जाए, फिर भी इजराइल इस बार ईरान के हमले को रोक पाने में सफल नहीं हो पाएगा। ईरानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अधिकारियों का मानना है कि इस बार ईरान का हमला अचानक, बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। संभव है कि ये कई घंटों के बजाय कई दिनों तक चलने वाला होगा। यह हमला इराक, यमन, सीरिया और लबनान में ईरानी सहयोगियों के शामिल करते हुए कई दिशाओं से एक साथ हो सकता है। ईरानी मीडिया के अनुसार ऐसी भी आशंका है कि अमेरिकी समर्थन के साथ भी इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बड़े पैमाने पर समन्वय हमले को पूरी तरह से मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जॉर्डन और सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो नहीं चाहते कि उनका हवाई क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो। मिस्र ने कहा है कि वो उस सैन्य प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा जो ईरानी हमले के विफल करने में भाग लेगी। इससे पहले इजरायली सरकार की सुरक्षा कैबिनेट गुरुवार 8 अगस्त की रात को बुलाई गई थी। इस दौरान इस बात पर अटकलें जारी रही कि लबनान में हिजबुल्लाह नेता और ईरान के दौरा के दौरान हमास के शीर्ष अधिकारी की हत्या पर देश के दुश्मन कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मिडिल ईस्ट और अन्य जगहों पर राजनयिकों ने इस आशंका के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की है। गाजा पट्टी में चल रहा इजराइल हमास युद्ध पूरे क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष को बदल सकता है। बता दें, अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बार बार बदलती रहती है। 2 इजरायली अधिकारियों और एक वरिष्ठ पश्चिमी खुफिया अधिकारी ने कहा है कि नई जानकारी के आधार पर ईरान के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित लबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ईरान द्वारा अपना जवाबी कार्रवाई करने से पहले एक अलग हमले में हमला करेगा। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बात की क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं थे और संभावित हमलों के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। चलिए अगली खबर। बीजेपी सरकार को दिक्कत है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बेतहाशा बढ़ गई। ओवैसी ने गिनाई बिल पर आपत्तियां। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। इस बिल को सदन में पेश होते ही वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। इस संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर इसका विरोध किया जा रहा है। बता दें कि इस बिल को अब संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में संशोधनों के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार लगातार सवाल उठा रही है। वक्फ बोर्ड की तुलना छोटे छोटे खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से की जा रही है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी छोटे छोटे गल्फ देशों से तुलना करना गलत है। सरकार का ये संशोधन बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के नियमों का उल्लंघन करता है। यह बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कह रही है कि अब से वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान करने वाला शख्स 5 साल तक मुस्लिम रहना जरूरी है। और हरियाणा में जाइए, क्या वहां गुरुद्वारा कमेटी में मुस्लिम सदस्य बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते। भारत का कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति किसे दे, इसे लेकर कोई कानून नहीं है। कोई गिफ्ट भी कर सकता है। हमारे हिंदू भाई तो वसीयत के जरिए अपनी एक औलाद को पूरी संपत्ति
अनुमति दे सकते हैं। सरकार ये जो काम कर रही है वो संविधान की धारा 14, 15 और 25 के खिलाफ है। वक्फ की संपत्ति बढ़ने के सवाल पर ओवैसी ने कहा है कि सरकार शुरुआत से सवाल कर रही है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेतहाशा बढ़ गई है। लोग वक्फ के प्रॉपर्टी दे रहे हैं, इसके बाकायदा डॉक्यूमेंट हैं, नियम कायदों से काम हो रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार को तकलीफ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी बढ़ कैसे रही है। सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाना नहीं चाहती है, ऐसा करने की उसकी कोई मंशा नहीं है। यही हम प्रूफ करना चाहते हैं और सच साबित कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। छात्राओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बुर्के पर से रोक हटाई, तिलक बिंदी पर भी उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्लास में हिजाब बुर्का पहनने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कॉलेज द्वारा हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सवाल किया कि क्या प्रतिबंध तिलक और बिंदी जैसे अन्य धार्मिक चिन्हों पर क्यों नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन से कहा है कि छात्राओं को अपनी पोशाक पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और कॉलेज उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कॉलेज प्रशासन मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर नए विवाद को केंद्र में है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से आपको अचानक देश में कई धर्मों की मौजूदगी का एहसास हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस कुमार ने आगे सवाल किया कि क्या आप किसी को तिलक लगाने से मना कर सकते हैं, क्या यह आपके दिशा निर्देश में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका की समीक्षा कर रहा था जिसमें जून माह के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कॉलेज के प्रतिबंध लागू करने के निर्णय को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था और स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने पर ही जोर दिया गया था। हालांकि कुछ दिनों पहले पहचान सामने आने से पक्षपात बढ़ेगा कहकर दुकानदारों के नाम वाले आदेश पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने अब स्कूल कॉलेज में पहचान दिखाने वाले हिजाब बुर्के का समर्थन कर दिया है।